हमारे पास हमारा बजट जो है हर साल का लाखों करोड़ का है। गेम्स के अंदर मैंने वीडियोस देखी है, लोग टॉयलेट्स के अंदर जाके सोए हुए हैं। पूरा प्रेमाइसिस भरा हुआ है पेशेंट से। एंड सर WHO के नॉर्म स्टैंडर्ड के हिसाब से भी 5% इज द बेसिक, हम आधा भी नहीं कर। ग्लोबली जो है अमेरिका को देखो तो शायद 10 से 12% है। अमेरिका है 18%। माय गॉड। मेडिकल प्रोफेशन जो है वो प्रेशर है या एक्सप्लॉयटेशन? डॉक्टर्स दिल से काम कर रहे हैं या इसके लिए काम? तो सोसाइटी के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है डॉक्टर से बहुत ज़्यादा है, उससे वो काम भी कराए जा रहे हैं जो कि उसके नहीं, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी ही बनती है बाद में। क्योंकि जो सीनियर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो अपने जूनियर पे डालते हैं, जो जूनियर होते हैं वो इस बात को झेल नहीं पाते, वो ऑप्शन नहीं होता। हमारे पास आयुर्वेदा के अंदर कैंसर का इलाज है, और अगर हम लोग शुगर नहीं ले तो जितने भी सेल्स हैं कैंसर के वो सब के सब साथ कर जाएंगे, मर जाएंगे। एक बहुत वायरल क्लेम जैसा कि आपने बताया कि शुगर अगर बॉडी में नहीं जाएगी तो वो जो कैंसर के सेल्स हैं वो मर जाएंगे। पर जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको ATP फॉस्फोराइलेशन यानी कि अपना जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। बायोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है, वो सिर्फ आपके ग्लूकोज पे निर्भर नहीं करती, वो जेनेटिक म्यूटेशंस पे भी निर्भर करती है। हमारे बॉडी के अंदर अगर हम कुछ भी खा रहे हैं, प्रोटीन और फैट भी खा रहे हैं, तो हमारा जो लीवर है वो कन्वर्ट कर रहा है उसको ग्लूकोज में। ग्लूकोज वैसे भी बनाएगा, आप चाहे 10 दिन ना भी खाएं ना शरीर में कुछ, तो वो भी ग्लूकोज बन ही रहा है। तो कैंसर सेल्स आर नॉट एनीवे गोइंग टू डाई विद दिस, बट आप मेल न्यूट्रिशन से जरूर मर जाएंगे। डॉक्टर ध्रुव, बहुत फैला हुआ है ये इस समय सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, ये सही है या गलत है? सर ये जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं मार्केट में, जो न्यू डॉक्टर्स आए विदाउट डिग्री, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, इन्होंने कुछ अपनी अलग ही मेडिकल साइंस बनाई है। एक ऐसी ही मेडिकल साइंस बनाई हुई है इन्होंने जिसकी कोई किताब नहीं है, बट जिसका जो सारा सिस्टम है वो एक एल्गोरिथम पे डिसाइड। एल्गोरिथम यानी कि एक ऐसा एल्गोरिथम जो कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी को खींचता है अपनी तरफ। एक ऐसी क्यूरियोसिटी जो हमें, जो चीज़ हम जानते हैं उसके अलावा, कि अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है, कहीं ये कारण तो नहीं है, तो अच्छा हम भी तो खड़े होकर पानी पीते हैं, कहीं हमारा किसी वजह से तो पैर दर्द नहीं है, अच्छा हमारी जो अम्मा हमें बोल रही थी बार बार कि उनका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, कि खड़े होने की वजह से तो नहीं बढ़ रहा। और ऐसे करके उन्होंने ऐसी ऐसी मिथ बना दी हैं, ऐसे ऐसे अपनी खुद के अभी थ्योरीज, ऐसी फिलॉसफीज बना दी हैं जो कि मिलियंस जो व्यूज खींच, because algorithms करोड़ की बात नहीं। absolutely sir, and this they have understood the algorithm of Instagram कि यहाँ पे entertainment बिकता है, यहाँ पे curiosity बिकती है, यहाँ पे लोगों के emotions बिकते हैं। उन्होंने वो emotions खरीदने के तरीके से, अब मैं आपको इसकी साइंस बताऊं कि इसकी कोई साइंस है ही नहीं। पहली बात तो कि खड़े होने से कि आपको कोई ऐसी इशू होता है या आपको यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, कोई ने, किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा कि प्रोस्टेट के इश्यूज हो रहे हैं, किसी ने कहा कि ब्लॉटिंग हो रही है, ये इशू खड़े होने से नहीं होते हैं। ठीक है ना, आप पॉजिटिव आर्थराइटिस इससे हो रहा है, ना आर्थराइटिस इससे हो रहा है, ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है। आप फिजियोलॉजी ये कहती है कि जो भी आप पिएंगे वो इट हैज़ टू पास थ्रू योर ईसोफेगस, वो आपकी किडनीज के थ्रू फिल्टर होगा और नेफ्रॉन और ब्लड जो सर्कुलेशन है वो अपना काम करेगी। जितनी रेट से नेफ्रॉन्स जो हैं उसको काम करना है वो उतनी स्पीड से करेगी, उससे खड़े रहने से और बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। बट उन्होंने अपनी एक थ्योरी बना दी कि नहीं, आप तेज़ पानी पियोगे तो जल्दी हिट करेगा किडनी पे। मतलब दे हैव क्रिएटेड सच अ साइंस दैट जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमने क्यों ही 5.5 साल की MBBS डिग्री दी, क्यों ही हम ये MD कर रहे हैं, हटाओ यार, ये सब कोई इन्फ्लुएंसर बनते हैं ना, साथ में लोग पैसा भी कमा रहे हैं इससे। दे हैव इनवाइटेड टू सच बिग शोज। आई सी अभी मैंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा कि वो ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली साइंस, जिसको पढ़ने में हम पूरी पूरी जिंदगी लगाते हैं, उन लोगों को उसने कार्टून बना दिया है। डॉक्टर ध्रुव बताइए मुझे कि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इस समय कि हमारे पास आयुर्वेदा के अंदर कैंसर का इलाज है, और अगर हम लोग शुगर नहीं लेते तो जितने भी सेल्स हैं कैंसर के
वो सब के सब स्टाफ कर जाएंगे, मर जाए। कितना अच्छा सोल्यूशन निकाला है। और साथ में टर्मरिक के फायदे बताए कि टर्मरिक लेने से, कुछ और चीज़ें लेने से कैंसर जो है उसका सफाया हो सकता है। बताइए कितना सही। मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि अगर ये जो लेमन वाटर और ये टर्मरिक, अगर लेमन वाटर पीने से कैंसर वो के भी नया चल रहा है कि कैंसर सेल जो है लेमन वाटर से ख़त्म हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो ये जितने भी बाहर ठेले लगाने वाले बैठे हुए हैं सारे डॉक्टर बन चुके होते, सारे के सारे कैंसर एक्सपर्ट्स होते और ये सब कैंसर ट्रीटमेंट वहीं ख़त्म हो जाता। दूसरा कि ये जो क्लेम हो रहा है कि एक बहुत वायरल क्लेम जैसा कि आपने बताया कि शुगर अगर बॉडी में नहीं जाएगी तो वो जो कैंसर के सेल्स हैं वो मर जाएंगे। साइंस पक्ष से, साइंस के हिसाब से देखें तो लॉजिक सही है, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको एटीपी फॉस्फोराइलेशन यानी कि अपना जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली अगर उन्हें ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो कैंसर सेल्स स्टार्व करके मर जाएंगे। बट बायोलॉजी उतनी सिंपल नहीं, बायोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है। वो सिर्फ आपके ग्लूकोज पे निर्भर नहीं करती, वो जेनेटिक म्यूटेशंस पे भी निर्भर करती है। नाउ अंडरस्टैंड इट अ लिटिल मोर डीपर कि ये जो क्लेम है, अब इसके अंदर होता क्या है कि ये जो कैंसर सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, अगर हम कुछ भी खा रहे हैं, प्रोटीन और फैट भी खा रहे हैं, तो हमारा जो लिवर है वो कन्वर्ट कर रहा है उसको ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है ये वाया अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज वैसे भी बनाएगा। आप चाहे 10 दिन ना भी खाएं ना शरीर में कुछ, तो वो भी ग्लूकोज बन ही रहा है आपका। तो उनको तो जो ज़रूरत की रिक्वायरमेंट है वो पूरी वैसे भी होगी। तो कैंसर सेल्स आर नॉट एनी वे गोइंग टू डाई विद दिस, अगर इन केस ये जो लग रहा है, बट आप मेल न्यूट्रिशन से ज़रूर मर जाएं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स, क्या ये लोगों की जान से खेल रहे हैं? सर पहली बात ये व्यूज मिलियंस के अंदर हैं, करोड़ के अंदर हैं, 10 मिलियंस, 12 मिलियंस, 15 मिलियंस लोग उनको विश्वास करते होंगे, जरूर फॉलो करते होंगे। सर पहली बात तो इनको मेडिकल इन्फ्लुएंसर कहना ही गलत है, बिकॉज द मोमेंट वी ऐड मेडिकल दैट मीन्स कि हम उनको डिग्री से जोड़ रहे हैं। दे आर नॉट मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स, दे आर just influence, real making fake influencers towards Let's call them fake. yeah, you have understood the algorithm as I said, ठीक है। तो उनको समझ आ गया कि इसी तरीके से हम दवाई बेच सकते हैं। इट इज़ जस्ट सिमिलर टू कि एक मार्केट में क्वैक है जिसने एक डॉक्टर के साथ काम कर लिया और उसके बाद उसने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया। वैसे ही पहले के टाइम पे तो ये होता था। अब ये तो चल ही रहा है, जो सोशल मीडिया पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो क्वैक्स बने हैं वो डिफरेंट टाइप के बन गए हैं। वो ये सब इन्फॉर्मेशन वो स्प्रेड कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। आई हैव वर्कड इन अ कैंसर हॉस्पिटल फॉर ओवर 2 years एंड आई कैन टेल यू कि जो हमारे पास कैंसर पेशेंट्स आते हैं वो ऐसी थ्योरीज लेकर आते हैं हमारे पास। लेमन वाटर से हॉस्पिटल देखा गया। आई वाज देयर एट दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट व्हिच इज़ वन ऑफ द मेजर कैंसर हॉस्पिटल इन द कंट्री। So it's in near GDP hospital. Yeah. So वहाँ पे I have seen कि people come with their own theories. ये लेमन थ्योरी, टर्मरिक थ्योरी, 6 महीने तक आप टर्मरिक का पेस्ट खा लेंगे तो आपका करो, और ये जो अपनी डिफरेंट फेक थ्योरीज बना के आते हैं। वो कहते हैं हमने आयुर्वेदिक इलाज लिया, हमने ये लिया, हमें कोई आयुर्वेद से दिक्कत नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द ओरिजिनल आयुर्वेदा, बट वी हैव प्रॉब्लम विद the Ayurveda that is the market is selling. We have the problem with our Ayurveda जो ब्रांड्स बन गए हैं, हमें उससे दिक्कत है। बिकॉज इतनी तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हमारे देश में है ही नहीं, बड़े बिलियन ट्रिलियन का उसका बिजनेस हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये इतने फेक क्लेम्स करते हैं और उसी वजह से जब हमारे को पेशेंट आया होता है हम देखते हैं उसके पास सेकेंड स्टेज का है ही नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर चुप क्यों है? स्टेप्स क्यों नहीं लेते? गवर्नमेंट जो है उसको व्हाट दे नीड इज a good finance, they need money, they need funds। हमारे पास हमारा बजट जो है हर साल का लाखों करोड़ का है। तो कितना GDP हमारा जो हम हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करते हैं? 2 point कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, अराउंड 2.1। मेरे ख्याल से उससे भी कम है। मैं तो सुना है कि 2% से भी कम है। 1.9 ग्लोबली जो है अमेरिका को देखो तो शायद 10 से 12% है। अमेरिका हैज 18%। 18 माय गॉड, हेल्थ केयर पर 18%। वो नेशन जो खुद एजुकेटेड है, जहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मैसिव है, वो इस समय भी 2026 के अंदर 18%। और हम लोग जहाँ हमारा डिलैपिडेटेड है हमारा पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल्स की बुरी हालत है वहाँ पर, अभी भी हम लोग नहीं जागे तो कब जाएंगे सर? अब एंड सर WHO के नॉर्म के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी 5% इज द बेसिक जो कि किसी भी कंट्री को देना चाहिए। हम तो आधा भी नहीं दिया, हम आधा भी नहीं कर। सो ऐसी कंडीशन में
हम कैसे कह सकते हैं हमारे पास पैसों की कमी तो है नहीं। हम नई नई रोड योजना निकालते हैं, कई बार इसकी योजना निकालते हैं 5,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, लाडली बहन, ये है वो बहन भाई। अब उसके साथ हम क्या हेल्थ केयर के लिए हम नहीं ऐड कर सकते? क्या उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब ये सब करेंगे? अरे इतना तो हेल्थ केयर में ही उनका वेस्ट हो जाता है। तुम जो 5,000 रुपये उन्हें फ्री दे रहे हो या 10,000 रुपये फ्री दे रहे हो, अगर उन्हें हेल्थ केयर अच्छा दे दोगे तो शायद उसका 20,000 महीने का बच जाएगा। बट द मॉम डजंट अंडरस्टैंड दिस। और जब कोविड था तो कोविड के दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग घर पे थे, इस समय दोपहर शाम कोई काम तो था नहीं, 3-4 बजे तक, 5-6 बजे तक, तो हम लोग घर पे रहते थे और घर के अंदर हर रोज़ हमारे व्हाट्सएप पर ढेर सारे इलाज आते थे, कभी जयपुर से, कभी कोटा से, मिल गया इलाज, पूरे इंडिया से ढेर सारे इलाज आ रहे होते थे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होता था। जबकि इलाज आने में 2-2.5 साल लगे और इलाज वही था, इंजेक्शन ही थे जो 2-2.5 साल के बाद पहुँचे हमारे पास। तो इसका मतलब साफ है, ये बात का द्योतक है कि हमारे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि देश में लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। सर मैं आई ऑलवेज से कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे देश में कोविड इतना बड़ा वायरस नहीं था। आई ऑलवेज टेल कि द पीपल हु स्प्रेड दिस मिस इन्फॉर्मेशन, दिस मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन सॉरी, दे आर द बिगेस्ट वायरस। दे आर द पीपल हु एक्चुअली प्ले विद द लाइव्स। They are the people who sit in the minds just like a virus of the common public and tell you that this is not right, this is what it is right. And they tell you without any verification, they tell you without any clinical trials, and they tell you by making their own theories, they tell you by creating an emotional gain in the mind of these. इससे उछलते हैं ये सब ये लोग तो फैलते जाएंगे, ये लोग को जो मन में आया था वो बोलते जाएंगे, लोग उन पर विश्वास करेंगे क्योंकि लोग कोई ना कोई चाहिए। और लोगों को सब एक चीज़ समझ में आती है, जिसके पास सब्सक्राइबर्स है, जिसके व्यूज़ ज़्यादा है, अरे ये सही होगा, ये इंसान बिल्कुल सही होगा, तो लोग को ये मिथ से कैसे बाहर निकालेंगे? कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा, या पवन करेंगे जो इस समय कैमरा के पीछे हैं, या आप करेंगे, आप लोग करेंगे, या गवर्नमेंट करेगी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन करिएगा? ये टोटली इट्स अ हेल्थ पॉलिसी इशू एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी तक इसके कोई स्ट्रिक्ट लॉ बना ही क्यों नहीं बना? 2026 है, एआई आज क्या, मशीन लर्निंग यहाँ पर सामने है, इतनी तेज इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, इतना तेज डेवलपमेंट्स हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, हम लोग कहाँ रह गए? सर हमारे पास लॉज हैं बट द प्रॉब्लम दैट इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और उस इम्प्लीमेंटेशंस के ना होने की वजह से रोज ऐसे लाखों लोग मर रहे हैं, और रोज लाखों लोग, कोई डेटा में ही है, कोई डाटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कौन जी रहा है, कौन मर गया है सर, और डाटा आ भी जाएगी तो क्या फायदा जब वो इम्प्लीमेंटिंग लोग आएगा। तो इतने सारी तो थ्योरीज हैं कि ये करो वो करो, अगर आप कुछ मिस इन्फॉर्मेशन खिलाते हो तो आप तो जेल हो सकती है। कहाँ हो रही है जेल? कितने लोग उसकी वजह से मर रहे हैं? ये तो वो क्राइम है जो रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो किसी लाने के रिकॉर्ड में नहीं है, किसी जुडिशरी के पास नहीं है कि कितने क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसा क्राइम है जो बैक डोर हो रहा है, यानी कि बैक द स्क्रीन हो रहा है। आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं और आपके माइंड पे वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो माइंड आपकी फैमिली और फैमिली से आसपास की सोसाइटी से पूरा डिस्ट्रिक्ट से पूरे लोकलाइज पीपल, और ये फिर व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल द मीडियम्स वो स्प्रेड होता जा रहा है। हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, देश का खाने के अंदर चीज़ें मिली हुई हैं, दूध जो है वो केमिकल से मिल रहा है, दूध हो गया, खोया हो गया, हर चीज़ जो है वो केमिकल से बन रही है, तो हम लोग का भविष्य होगा क्या? लेकिन मैं सोच के चलूँ कि 62 का पैसा नहीं देख पाऊंगा तो। सर आप 62 की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे 30 भी नहीं हुए हैं। 30 तो जोड़ी सर शादी की नहीं हुई अभी। आपका जॉब है आई तो बहुत सर, आप भी कुछ रिसर्च और डाटा आ रहे हैं, वो तो इट्स क्लियरली स्टेटिंग के पीपल हु आर लिविंग इन द पॉल्यूटेड रीजन्स देयर फर्टिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो शादी तो बहुत बात की बात है, आगे हम एवोल्यूशन की थ्योरी को भी सपोर्ट नहीं कर पाए, उस लायक भी नहीं बचेंगे अगर हमारा वो एनवायरनमेंट है वो क्लीन नहीं। और सर क्लीन की बात की छोड़िए, क्लीन तो चलिए आप इससे मान सकते हैं कि लेट अस सपोज कि डस्ट है, कि रोबो डस्ट से एलर्जी हो गई, बट अगर उस डस्ट के अंदर कार्सिनोजन है तो देयर इज दिस पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAH, वो सब है। अभी रिसर्च आ रही है कि सिर्फ PM 2.5 या PM 10 यही नहीं है सर एयर के अंदर, ये तो वो है जो गवर्नमेंट आपको दिखा रही है, जो साइंस बैक कर रही है, क्लियर बता रही है कि इसमें कार्सिनोजन है, कैंसर। हम जिस हवा को इनहेल कर रहे हैं, हम तो पूरा अपने जो चेस्ट है हम उसको पूरा इनहेल भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम अपने लंग्स को पूरा एक्सपैंड भी नहीं कर पा रहे। हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो इतनी रिड्यूस हो चुकी है, जो मेजर सिटीज़ किसी को भी ले लीजिए, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और दिस मुंबई,
ये दिस अपेयर्स के यू नो द क्वालिटी इज गुड बट एक्चुअली इट इज नॉट। इतनी एजुकेशन नहीं है कि लोग हरी सब्जियां खा सके, जिम जा सके। 150 करोड़ लोग जो है वो जिम नहीं जा सकते। 150 करोड़ के 150 करोड़ लोग जो है वो हरी सब्जियां नहीं खा सकते। हरी सब्जियों की तो बात ही मत कीजिए। ये हरी सब्जियां जो अभी बिक रही है मार्केट में वो ना पेस्टिसाइड्स इतना पेस्टिसाइड्स डल रहा है उसमें, इतना डल रहा है कि वो पेस्टिसाइड है कुछ भी सेफ नहीं। इट इज़ कैंसर। तो बेसिकली आपको जो हरी सब्जियां जिसको आप बहुत ही न्यूट्रिशन करके खाते हैं उसमें कितना पेस्टिसाइड का अमाउंट है आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर उसको अभी उस पर अभी एक FSSAI बैठ जाए और जितनी भी हमारी जो कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं बैठ जाओ देखने के, उनको पता सब है, वो करेगा कौन? आंखों पर टीमांग। अब यमुना है वो इतनी साफ है हमारी यमुना कि वहाँ पे आप उस यमुना के पानी से आप जितने भी ऑफकोर्स जितने भी ये जो रोड के ठेठे ईद वाले हैं जो सब्जियाँ बेच रहे हैं, ठीक है, वो सारे वहीं से तो धो रहे हैं दिल्ली के अंदर। कहाँ से धो रहे हैं? उनके पानी कहाँ से आ रहा है? उनके लिए कोई स्पेशल टैप वाटर या कुछ तो नहीं आ रहा, या आप पारों का पानी से वो धो रहे होंगे? वो यमुना बिहार अब सुधरेगा, कभी सुधर पाएगा? हम लोगों ने, हाँ बस सिर्फ 14 साल रह गए विश्व गुरु बनने में। 2040 में हम लोगों ने बनना है, 2026 आ चुका है। 14 साल में हम लोग अपनी सब्जियों को, अपनी हवा को, पानी को, अपने इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं कर पा रहे। इधर से ढेर सारे फेक मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं। देश जाना कहाँ पर है, जहाँ कहीं और रहे, तो हम लोग कब बनेंगे विश्व गुरु? सर ये जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर पेरेंटिंग, फ्रॉम योर हाउस। आई थिंक जो ये जीरो सिविक सेंस का जो एक अभी एक बड़ा मीम वायरल हो रहा था कि जीरो सिविक सेंस सिविक सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक तो नो गवर्नमेंट कैन टीच यू सिविक सेंस। मैंने वीडियो दिनों भी दोपहर की सिविक सेंस के ऊपर से अभी लड़ाई। एब्सोल्युटली, आप सिविक सेंस कैसे सिखा दोगे? आप चलिए, आपने एक अभी एक बहुत अच्छी ट्रेन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, बहुत साफ़ सुथरी रेंज। 4 दिन बाद देखने हैं हर जगह पे यू विल सी टोबैको स्पिट हो रखा है, कांचों पे स्क्रैचेस हैं, गंदा कर रखा है। वो हाइजीन जो हो रखी है वो व्हाट वेयर दिस लॉस इज गोइंग ऑन, दिस इज कमिंग टू द। मैं चाइना की तो गया हूँ, मैं अमेरिका में गया हूँ, मैं कनाडा में गया हूँ, मैं यूरोप के अंदर गया हूँ, मैं जहाँ को भी देखा है सफाई बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पर भी है, मेट्रो के अंदर है, हॉस्पिटल्स में है, मॉल्स पे है। लेकिन जैसे हम लोग हॉस्पिटल के बाहर निकलते हैं क्या देखते हैं? फिर वही गंद। मेरे ख्याल से सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है सिर्फ स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना। फाइन साहब लॉ बना हुआ है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में से है। अगर हमारी पुलिस जो है वो डेडिकेटली एक एक बंदे को पकड़े, 500 रुपये 1000 रुपये का फाइन ले और डेडिकेट ले, जिस ढंग से लोग दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर हेलमेट पहन के चलते हैं, वो चलते हैं, वो बिल्कुल चलते हैं। सफाई रखी जा सकती है अगर गवर्नमेंट की सफाई रखी जा सकती है। सब लोग जो है गंदा करने से रोक सकते हैं, सब कुछ हो सकता है मेरे ख्याल से। अगर गवर्नमेंट की हो जाए, वो अपनी वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर, अपनी कुर्सी की राजनीति को छोड़ करके सिर्फ लॉ इम्प्लीमेंट ही कर दे, बस कुछ नहीं है, सारे लॉ बने हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड। आप कहते हैं? एब्सोल्युटली सर, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ उस बात से। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मेन इशू। लॉ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। इट्स जस्ट लाइक कि आपने फिजिक्स में गवर्नमेंट का इंटेंट में एब्सोल्युटली आप फिजिक्स के सारे लॉज अगर किताब में लिख दोगे और उसे इम्प्लीमेंट उसको समझने वाला कोई भी नहीं होगा, उसको ऑन ग्राउंड उसको एक्सपेरिमेंट करने वाला कोई भी नहीं होगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया। वो किताब इज़ जस्ट अनदर बुक, इट्स जस्ट अनदर पीस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, पोइट्री कह सकते हो आप उसे। तो हमारी जो लॉ भी है वो कुछ पोइट्री की तरह ही लिखा गया है, बहुत ही सुंदर, सुनने में बहुत, देखने में बहुत अच्छा, बट उसका ऑन ग्राउंड जो आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, ज़ीरो। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का अटैक बढ़ रहे हैं। कमी हॉस्पिटल्स की है, डॉक्टर्स की है, या वो रिलेशनशिप की है, या सिस्टम की है, गवर्नमेंट की है? कमी कहाँ पर है? ये डॉक्टर्स पर अटैक क्यों हो रहे हैं? सर गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक से लिंक्ड डायरेक्टली, और इसके बीच में जो आ रहे हैं वो डॉक्टर्स आ रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम, अब गवर्नमेंट स्पेंड करनी है, जैसे कि मैंने बताया कि WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से 5% हेल्थ केयर पे स्पेंड करना चाहिए, जिसका ही 2% मिले, जिससे कि एक अच्छा रेशियो मेंटेन हो सके। हेल्थ केयर एक जो पब्लिक रिलेशन विद द डॉक्टर से अच्छा मेंटेन हो सकता है, वो सब के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बजट चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है बजट? ये क्योंकि अगर बजट ठीक होगा तो फैसिलिटीज़ इनफ हो, फैसिलिटीज़ इनफ होंगी, डॉक्टर्स का नंबर सफिशिएंट होगा, डॉक्टर्स का नंबर सफिशिएंट होगा, स्टाफ का नंबर सफिशिएंट होगा, फैसिलिटीज़ इनफ होंगी, ड्रग्स की फैसिलिटीज़ पूरी होंगी,
जो पेशेंट्स हैं उसको 10-10 घंटे लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी एक ओपीडी पर्ची के लिए, और हज़ारों पेशेंट्सों की लाइन नहीं लग रही होगी कि सुबह 4 बजे से आते 5 बजे तक। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये डिमांड तो बहुत है, सप्लाई निल हो रखी है। 4 डॉक्टरों पे 400 पेशेंट का बर्डन डाल दो ये, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो मतलब वो ड्रेन ऑफ नहीं हो? क्यों नहीं ड्रेन? एम्स के अंदर मैंने वीडियोस देखी है, लोग टॉयलेट्स के अंदर जाके सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, पूरा पूरा प्रेमाइसिस भरा हुआ है पेशेंट से। और कई पेशेंट्स कह रहे हैं कि वो 1-1 साल के बाद की डेट मिली हुई है डॉक्टर से ऑपरेशंस के लिए, बाकी सब के सब मेडिकल हेल्थ केयर के लिए। एम्स का तो सर मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जो मेजर इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स कैन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो बर्डन है, जो बर्डन नहीं बोलूँगा मैं, इट इज़ नॉट द राइट बेटी से, बट जो यहाँ पे पेशेंट्स का जो ओवरलोड है वो पूरे कंट्री से आ रहा है। पूरी कंट्री को एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा ट्रस्ट है कि एम्स दिल्ली के अंदर इलाज हो रहा है, जो कि इंडिया की सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो शायद बेस्ट इलाज हो रहा होगा। अब उनको ये बात कौन समझाएगा कि जो डॉक्टर्स एम्स दिल्ली में बैठ रहे हैं वही डॉक्टर्स दूसरी जगह पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो वहाँ पे जाके काम भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत ये आती है एम्स दिल्ली के साथ कि लोग वहाँ से खांसी जुकाम के इलाज के लिए पहुँचे। अगर इतनी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, आपके पास एक लोकल में डॉक्टर है, लोकल में डॉक्टर इन द सेंस आपका गवर्नमेंट पीएचसी है, सीएचसी है, आप अगर आपको कोल्ड जुकाम, हल्का फीवर, ऐसी ऐसी जो माइल्ड इलनेसेस होती हैं जिसे हम कहते हैं, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो आप कहते उनके पास जाइए। बट नहीं, यहाँ पे वो सोचते हैं कि हम शुरू में ही नहीं कोई वो करेंगे, हम तो सीधा एम्स दिल्ली में जाएंगे, हमें तो बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। अब उसके चक्कर में अभी आपने देखा होगा कि एम्स डायरेक्टर ने भी ये बात बोली थी कि आप जो है छोटी माइल्ड इलनेसेस के प्लीज़ यहाँ पे ना आए, यहाँ पे मेजर इलनेसेस जो है हम उसको ट्रीट करने के लिए ये बड़ी इंस्टीट्यूशन बनी है। आपके पास लोकल डॉक्टर्स हैं, आपके पास सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, आप उनके पास तो पहले जाइए। वो खाली बैठे हुए हैं, उनके पास आप जा नहीं रहे हैं ये सोच के कि भाई इनसे ये अच्छा इलाज नहीं करेंगे, हम सीधा एम्स दिल्ली बनाएंगे, वहाँ बड़े डॉक्टर होंगे। अरे जो वहाँ पे बैठ रहे हैं वही कल को एम्स दिल्ली। जिस समझ में आपका पहला सोल्यूशन ये है कि उनको अपने लोकल डॉक्टर से बात जाना चाहिए, लोकल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। लोग अच्छा आप जो मोहल्ला क्लिनिक मिलते हैं दिल्ली के अंदर 500, उसके लिए आपका क्या विचार है? क्या वो ओपन है या क्लोज है? नहीं, मैं उस पर आता हूँ। पहले मैं कहता लोकल डॉक्टर से मेरा मतलब है ओरिजिनल डॉक्टर्स, ओरिजिनल लोकल डॉक्टर जो कि गवर्नमेंट सेटअप्स में काम कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो लोकल डॉक्टर में क्वैक्स हैं, के बाद डिग्रीज नहीं है। मैं मॉडर्न लोगों का मतलब हमारे लिए क्योंकि नत्य पास किस तरह के पास सुने में था कि पूरी अलसरी से लोग जब इंस में आते हैं वो छोड़ते अपने अपने शहर को। आपके शहर के अंदर कोई ना कोई आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा तो कि गवर्नमेंट का हो एब्सोल्यूट। तो कहने का मतलब ये को उन हॉस्पिटल के पास पहले जाना चाहिए बजाय स्टिक पुश रहते इंस से दूर यहाँ पर। इसका मतलब सोल्यूशन इस सर ये जो है कि एक साइकोलॉजिकल प्यूजन है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर फैला हुआ है कि दिल्ली में इलाज बहुत बढ़िया होता है। मैं यूपी में गया, मैं उत्तराखंड गया, मैं हर कोई दिल्ली में इलाज बढ़िया होगा। हम दिल्ली में बड़ा रेफर सेंटर है, वहाँ पे कुत्ता के लिए दिल्ली में इलाज बड़ा होगा, बड़े इलाजों के लिए रेफर होता है। आपकी छोटी मोटी इलनेसेस 4 दिन के फीवर के दिन नहीं। जब तक आप जो ट्रीटमेंट आप अपने आसपास में करा सकते हैं पहले वहाँ पे तो जाइए। आपने कितना डिस्ट्रस्ट कर लिया है अपने डॉक्टर्स पे कि आपको लगने लग गया कि नहीं यार ये तो यहाँ का गांव का डॉक्टर है जी, हम तो शहर के डॉक्टर से इलाज कराएंगे। और वो शहर का डॉक्टर कोई अलग थोड़ी ना है, वो पता चल रहा है वो तो खुद गाँव से आया हुआ है पढ़ के, वो भी शहर में ट्रीटमेंट कर रहा है। फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं। वो वही ट्रीटमेंट वहाँ पर करेगा, वही वहाँ पर करेगा। बात रही फैसिलिटीज़ की, क्या आपको चाहिए बड़ी मशीन होनी चाहिए, ऐसी जगह पर होना चाहिए। बड़ी मशीन की रिक्वायरमेंट भी तो हो। अरे आपको कोई ऐसी इलनेस भी तो होनी चाहिए ना कि जिसके लिए आपको उस रेफरेंस की, उस बड़ी टेक्नोलॉजी का कमी है, उस एजुकेशन की कमी की, नॉलेज की कमी है। ये एब्सोल्युटली उस नॉलेज नहीं पता। ये लोग कम पढ़े लिखे, उनको जो सुने आता है उनको नहीं पता। वो अपने बिजनेस देखते, काम नहीं, अपनी नौकरी के अंदर मशगूल है। बहुत ज़्यादा बड़े वो नहीं है। जो सुना वो मान, किसी पड़ोसी ने कहा वो मान था, वो बेचारी करे तो करे जा। उनके पास यह नहीं है, उनका मशीन नहीं है, उनके पास उनका मीडिया नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं। बट इसमें सारे इंटरनेट पे जाते हैं बेचारे, तो इनके बाद फंस जाते इम्पैक्ट्स क्या है उन फेक इस पे मेडिकल हेल्थ केयर क्या। इसमें मैं कौन भी ऐड करना है तो इसमें ऑफकोर्स हेल्थ अवेयरनेस की तो कमी है ही है। गवर्नमेंट उसको अभी तक क्यों अवेयर नहीं करा पा रही है। दूसरी इसमें कमी गवर्नमेंट की भी। वाई कि ऐसा क्यों है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास एक MRI की मशीन नहीं है? ऐसा क्यों है कि उनके पास एक CT की मशीन की है? और मैंने तो आगे देखा एक पंजाब के अंदर मैंने देखा कि एक CT मशीन इनॉग्रेट हुई थी
ठीक है, पंजाब या किसी स्टेट में हुआ था ऐसे सीटिंग मशीन हो, तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ऐसे उसको इनोग्रेट किया था जैसे उन्होंने देश का जीडीपी बढ़ा दिया हो। एक सिटी मशीन, एक छोटी सी सिटी मशीन 15-20 करोड़ की जो मशीन है समथिंग, उससे भी कम ही हुई, उसको उन्होंने ऐसा दिखाया, एमआरआई की मशीन को ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने देश का जीडीपी, उन्होंने हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा दिया। मतलब आप एक मशीन को भी ऐसे दिखा रहे हैं, आपकी उपलब्धि हो रही है, बल्कि वो अगर तो हो गए बेसिक नेसेसिटी है। आज के टाइम में अगर कोई फॉल भी होता है ना, भी गिरता भी है, तो एक्सरे एलईसीडी कराया जाता है, एमआरआई कराया जाता है, ये देखने के लिए कि कोई मसल टिश्यू इंजरी तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट वालों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो तो यही कहेंगे ना कि हम तो भाई शहर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगी। शहर में जाओगे तुम्हें 6 महीने का नंबर मिल रहा है, आप एम्स पहुँच जाओ, आप जीडीपी पहुँच जाओ। तो आप बेसिक आप फाउंडेशन में बेसिक में आप पढ़ना है कि क्या कहना चाहते हो कि गलती है कहाँ पर? सर ये इट्स अ कंबाइंड मिस इन्फॉर्मेशन तो है ही यहाँ पे कि जो पब्लिक अनअवेयरनेस है, पब्लिक अनअवेयरनेस के साथ यहाँ पे जो हेल्थ केयर की जो मतलब जो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज जो है हेल्थ है हमारी, उनकी बहुत बड़ी पे गलती है। और हमें ये बात को मानना पड़ेगा कि क्यों फैसिलिटीज़ नहीं है, आप क्यों डिस्ट्रिक्ट्स में, क्यों आप रूरल विलेजेस में, क्यों आप उन जगहों पे अब गुल विलेज से जब छोड़ दीजिए, अगर दिल्ली में भी आज के टाइम में किसी को एमआरआई कराने को नंबर इतना लंबा मिलेगा, ठीक है, फिर आपको या पैसे खर्च, आप ये सोचिए कि या पैसे खर्चो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ, तब तक क्या पे जाओ, बाबू जाके 1000 रुपये खर्च। एक एमआरआई 10 से 12 हज़ार रुपये की हो रही है, ठीक है। अगर आप एक सिस्टम होता है डाक जिसको हम बोलते हैं, उस डाक की जो व्यवस्था है, अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास देखिए अभी वो नहीं है, डाक के थ्रू ना आप प्राइवेट क्यों करा लीजिए इलाज। अब इस तरह आपने सुना खान सर ने जो हॉस्पिटल खोला है पटना के अंदर, जहाँ पर ये सारे के सारे जो पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जितने भी इलाज हो रहे हैं वो सब के सब कुछ एक रुपए में हो रहे हैं, शायद 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में। और इस बात का क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट तक में उठाए, तो इसका मतलब पॉसिबल है, ऑब्जेक्टिव से तो नहीं दे रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 50 रुपये 100 रुपये के अंदर खान सर ये प्रोवाइड करा सकते हैं तो देश में हमारी कमिट क्यों सोई हुई है? गलती है कहाँ पर? क्या ये गवर्नमेंट की गलती है? एब्सोल्युटली सर, विदाउट या इस 50 लोग की गलती है, इस 50 करोड़ लोग की गलती है, किसी गलती है? मैं विदाउट एनी नीचे साफ होती है, इसके ऊपर से साफ होती है। सर इसमें दोनों का रोल है। अगर आप अपना नेता, अपना नाम, अपना कास्ट, अपना रिलीजन को देख के डिसाइड करते हो, फिर आपका कोई हक भी नहीं है कि आप कहो उससे कि आप उसने आपको एमआरआई की मशीन क्यों नहीं दी, एक सीटी मशीन क्यों दी, अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया, एक अच्छा बेड क्यों नहीं दिया आपके हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, उसको मल्टी स्पेशलिटी क्यों नहीं बनाया, कैंसर का इलाज क्यों नहीं किया। हम तो वो सब देख ही नहीं रहो ना। आपको कभी आपने जब वोट करने गया, हमारे देश की कितनी परसेंटेज है जो पॉपुलेशन में वोट करने निकलती है, आगे तो घर पे रहती, 60% वोटिंग हो रही है, 62% वोटिंग हो रही है, कहीं 50% वोटिंग हो रही है, बाकी के 60-70 40% 30% 70% कहाँ हो गई हो। ये लोग तो घर पे सो रहे हैं। अब जब आप ही सोए हुए हो तो हम को ब्लेम कैसे कर सकते? अब किस गवर्नमेंट को बोलोगे कि हमारा नेता अच्छा नहीं है? भाई आपने क्या वोट दिया, चलिए आपने वोट दिया, ठीक है, क्या आपने अपने जब आप वोट देख के भी क्या हो जाएगा? और मैं कह रहा हूँ कि जोर दे के भी क्या हो जाएगा? जब उनको पता है कि मैनिपुलेट हो ही जाना है, गवर्नमेंट ने उठक पटक कर ही लेनी है, हमने वोट जाके भी दे के भी क्या मिलता? सर ये कहावत है कि जब आपको गलत और बहुत गलत में चूज़ करना हो तो हम गलत को चूज़ करते हैं। तो उसी कहावत के हिसाब से भी यहाँ पे हमें पता है कि हम किसी एजुकेटेड लीडर को भी जो इलेक्ट करते हैं उसके बाद भी हमने देखा कि क्या होता वही है कि वो भी प्रोमिसेस अपने पूरे कभी नहीं करते। मेरा क्वेश्चन वही पर था कि क्या जैसे खान साहब ने अपने पास चार्जेस जो है 50 रुपये 100 रुपये के अंदर इतने बड़े बड़े टेस्ट जो वहाँ पर हो रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये वाकई में है? मशीन लेटेस्ट है वहाँ पर? एब्सोल्युटली सर, कि ये हो सकता है? ये मैंने खुद देखा था उनके वीडियो के अंदर। दे हैव ब्रॉट वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट अवेलेबल, जो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो सेम टेक्नोलॉजी उन्होंने अपने सेटअप में लगा दी। कैसे लगा? एक अकेले इंसान ने हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन अपनी बना दी अपनी खुद की, उसने इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार कर दिया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, और भी लोग ऐसे हैं जो आप देखेंगे जो चैरिटी लेवल पे जो ऐसा काम करते हैं। हर स्टेट के अंदर ऐसे लोग हैं, उन्होंने बड़े लेवल पे किया क्योंकि ही इज़ डूइंग गुड, उनको फंड्स भी मिल रहे हैं, लोग उनको दे भी रहे ऐसे। लेकिन बहुत से ऐसे चैरिटेबल तो ये इंटेंट हो हमारे अंदर, ये प्रयास हो, हम लोग को अगर देना हो तो दे सकते, गवर्नमेंट को अगर देना हो तो दे सकती है। सर 10,000 20,000 करोड़ आप
एक फ्री बाइस में लगा सकते हो, फ्री की योजनाओं के लिए लगा सकते हो, आपका इतना है। अगर आपके पास डिफेंस का 99,000 का करोड़ का बजट आप एक डील को लगाने में लग से 99,000 अराउंड को अभी रिसेंट जो है 1 लाख करोड़ डील, दैट्स वेरी गुड, हमें चाहिए ये सब चीज़ें, दैट्स आई एम नॉट डिनाइंग दैट वी डोंट नीड इट। द प्रॉब्लम इज़ दैट क्या हमारे पास अगर डिफेंस का बजट है कि हमारे पास हेल्थ केयर, डिफेंस के साथ साथ हेल्थ केयर, वो तो एक्सटर्नल डिफेंस है ना, इंटरनल डिफेंस का क्या? इंटरनल डिफेंस अगर वीक है, हमारे देश की पॉपुलेशन वीक है, इम्यूनिटी नहीं है, उनमें ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं, वायरस से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, बेड की कमी से मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से मर रहे हैं, डॉक्टर की कमी से मर रहे हैं, स्टाफ की कमी से मर रहे हैं। डॉक्टर तो मुझे बताइए, मेडिकल प्रोफेशन जो है वो पैशन है या एक्सप्लॉयटेशन? डॉक्टर्स दिल से काम कर रहे हैं या इसके लिए काम कर रहे हैं? देरी सर, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, 90% डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। जिस ढंग से हम लोग को पता चलता है कि एमआर जो है वो जाते हैं और एमआर जाके उनको तरह तरह के उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनको कट देते हैं, जिसके कारण से डॉक्टर्स वही मेडिसिन ना प्रिस्क्राइब करते अपने पेशेंट को जिसमें उनको कमीशन मिलती है। और मेरी बहुत सारे एमआर से बात हुई है, जिससे अबाउट 90 to 95% डॉक्टर्स जो है वो वही प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें उनको कमीशन मिलती है। एंड दे नो इट वेरी वेल कि जनरिक कितनी ऐसी मेडिसिन है जो कि जिनका सॉल्व बिल्कुल वैसे का वैसा है। वो जानते हैं कि कमीशन के कारण से उनकी जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो जनरिक से कहीं गुना महंगी है, कई ज़्यादा महंगी है, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज़्यादा महंगी है, ताकि उनकी कमीशन मिल सके और ताकि जितने में फार्मास्यूटिकल कंपनीज है तो और कमी आसानी पहुँच सके। ठीक है सर, मैं इसको थोड़ा सा ना आई वुड लाइक टू क्लियर दिस कि पहली बात तो एमआरस की आपने बात करी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस डिस्कशन बिकॉज द एंटायर कंट्री मस्ट बी वॉचिंग। जो एमआरस मेडिकेशंस लेकर आते हैं डॉक्टर के पास, दिस इज़ नॉट इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि एमआरस आते हैं, लेकिन अगर एमआरस नहीं आएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में ड्रग कौन सी आई। टेंच कोई भी दवाई जब मार्केट के अंदर आती है तो वो 4 गेजेस से क्लियर होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो एमआर आ गए, उन्होंने कोई नकली दवाई आपको आके अरे ये लो डॉक्टर साहब आप अब इसको लिख, ऐसा दवाई नहीं होता। क्लिनिकल ट्रायल्स, रैंडमाइज ट्रायल्स, फिर उसके बाद पब्लिक के अंदर जाती है, फिर उसकी मार्केटिंग होती। तो वो जब पूरे फेस को यानी कि जो ड्रग रेगुलेशंस है उसके पैरामीटर्स को पूरा करते हुए आ रही है तो वो किसी पेशेंट के हेल्थ के साथ खिलवाड़ तो नहीं पाएगी, मैं लीजिए, और अगर करेगी तो इसमें फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे डॉक्टर की कोई गलती नहीं। डॉक्टर का काम है कि कोई जब मेडिसिन मार्केट में आती है, कोई अच्छी दवाई आ रही है यानी कि कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है, कि पहले क्या होता था कि एक सिंगल ड्रग होती थी डायबिटीज़ के लिए, आपने मेटफॉर्मिन दे दीजिए, फिर आपने मिल्टाग्लिप्टिन अलग कर दीजिए, सीटाग्लिप्टिन अलग कर दीजिए, ठीक है, आपने जो बाकी की दवाइयाँ उनको अलग अलग कर अब उसका कॉम्बिनेशन, पर कॉम्बिनेशन आ गया मार्केट में, ये डॉक्टर को पता कैसे चलेगा? और कॉम्बिनेशन वाली ड्रग्स फिर आएंगी, वो डॉक्टर को बताएगा तो वो उसको प्रिस्क्राइब करेगा। अब कोई भी दवाई मार्केट में आती है, ऐसा तो है नहीं, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हाँ भाई जो अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं वो तो ऑफकोर्स वो तो सेल कर रही है ना अपनी दवाई को, तो अपना उनका तो मार्जिन होगा ही उस पर, बिल्कुल होगा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का। बट जब वो डॉक्टर पे आती हैं तो वो डॉक्टर को, और कुछ लोग करते हैं, मैं आई एम नॉट डिनाइंग कि वो कहते हैं कि आप ये ले लीजिए, आप ट्रिप ले लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप हमारी दवाई लीजिए, कुछ लोग होते ही, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं डिनाई कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट इज दैट अब तो वो भी अलाउड, कहाँ अलाउड है? गवर्नमेंट ने तो वो सिस्टम बैन कर दिया, गवर्नमेंट ने तो साफ कह दिया कि आप कोई भी फार्मा के उससे कोई डॉक्टर कुछ नहीं ले सकता। तो ये सिस्टम तो पहले, मैं खुद भी ओपीडीज में बैठा हूँ, कोई भी ऑफर नहीं कर सकता, उनको खुद भी डर लगता है और डॉक्टर को भी खुद भी डर लगता है कि भाई ऐसा हम नहीं ले सकते। बट ये जो आपने कहा कि 90% डॉक्टर्स लेते हैं, 90% हमारे जो मेजॉरिटी वर्क फोर्स है जो हमारे देश की, वो तो रेसिडेंट डॉक्टर्स ही है। रेसिडेंट डॉक्टर्स कौन सा कट ले रहे हैं? कौन सा कट ले रहे हैं? रेसिडेंट डॉक्टर, उसका मतलब ये अच्छे से काम कर रहे हैं और इसमें धंधा वही है जाता हूँ और जो हो रहा है उसमें काफ़ी हद तक ऑनेस्टी है। एक डॉक्टर जो है, जो रेसिडेंट डॉक्टर है, अगर आप किसी भी दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप देखोगे कि आप वैसे कभी ड्यूटी आज कुछ हुआ है सर आप कब से काम कर रहे हैं, बताएंगे अभी 24 घंटे हो गए, कोई कह रहा है 36 घंटे हो गए मेरे को, कोई कहा कि मैं 20 में बस 3 घंटे सोने गया था, मेरे को मैं 2 दिन से यहीं काम कर रहा हूँ, यहीं हूँ मैं, तो बस उसमें DDR डॉक्टर DD रूम में सो रहा। ये तो हालत है डॉक्टरों हमारे देश में।
24-24 घंटे काम करने की, 36-36 घंटे करने की। ये तो मेन हो गया। 20-20 साल लगाने पड़ते हैं, इंडिया के बाहर जाना पड़ता है, करोड़ों रुपए खर्च करते हो, फिर उसके बाद उनके ऊपर एक और बर्डन है कि कमाना है। कमाना है सर। कमाने की तो बात बहुत लेट आती है। अगर कोई आप IIT से पूछो तो उसका 5-7 साल बाद वो बताएगा मेरा 90 लाख का पैकेज लगा, मेरा 100 का पैकेज लगा। डॉक्टर ने अगर कह दिया मेरी 1 लाख रुपये महीने की सैलरी लगी तो लोग अरे कमीशन भी तो आता होगा, इंसेंटिव भी तो आता होगा। उनको वो डॉक्टर को तो ऐसे देखने से उसका घर नहीं, जैसे उसको तो अपने चाइल्ड की एजुकेशन बेयर भी कर। ये कोई डॉक्टर, जब कोई डॉक्टर, लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो वेंटिलेटर पे रख के मार रहा है हमारे पेशेंट। वो भैया कोई भी पेशेंट जो होता है ना उसका इमोशनल कनेक्ट डॉक्टर से उतना ही होता है जितना उनके अटेंडेंट का होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक पेशेंट उसके हाथों के द्वारा अगर उसको कुछ भी होता है तो उसके ऊपर भी बात आती है। आजकल तो वैसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस इतनी हो गई, लीगल को भी हटा दो, उसका खुद का भी वो होता है कि भाई मेरा पेशेंट अगर खराब हो रहा है तो मेरे से जो ट्रस्ट है वो पेशेंट्स का, पेशेंट की फैमिलीज़ का, पब्लिक का और मेरी खुद की परसेंटी का लूज हो जाएगा। और ये सेम भी है कि डॉक्टर्स को भी अपना घर चला रहा है। डॉक्टर्स के पास में कार होनी चाहिए, डॉक्टर्स को पैसा तो चाहिए था। आप ये तो समझते हैं कि डॉक्टर इंसान नहीं है क्या डॉक्टर के पास कार नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर जहाँ पर उसके बाद करोड़ों रुपए खर्चे अपने एजुकेशन पर, 20 साल लगाए स्कूल और कॉलेज के अंदर अपने आप को एजुकेट करने में, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर जाके, उसको भी तो पैसा कमाने का हक है, उसको भी AC के अंदर सोने का हक है, उसको भी बच्चों को स्कूल में डालना है ना। गलत नहीं है, यदि मान लिखा है, लेकिन समझौता निकालना पड़ेगा जिससे कि हमारे देश के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा आगे बढ़े। हम जितने भी लोग हैं, 150 करोड़ जो जनता है, उसको एक अच्छी हेल्प मिले। अब मैं इसके दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रही, एक तरफ जहाँ डॉक्टर्स बहुत पीस पी रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं कितने घंटों की ड्यूटी, एक दूसरा एस्पेक्ट, ऐसा कोई प्रोफेशन है नहीं सर जहाँ पे आपको करप्शन दिखे हुआ है। कोई भी प्रोफेशन नहीं है ऐसा। कोई आप मुझे गिनवा दीजिए ऐसा कोई भी प्रोफेशन, लॉ गिनवा दीजिए आप मुझे, आप मुझे CA में दिखा दीजिए, आप मुझे किसी बिल्कुल बैंक में दिखा दिया, लोगों से कोई भी नहीं है जहाँ पे कोई करप्शन इश्यूज नहीं होंगे। हमारे प्रोफेशनल्स में भी होता है, कभी डिनाई नहीं करता इस बात को। अगर हम जो करें, हमारी जो गवर्नमेंट है, एक डॉक्टर, अब हमारे देश में 50% प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, 50% ही अराउंड गवर्नमेंट है। तो कोई भी जो बच्चा बन रहा है डॉक्टर हमारे देश में, वो इस सिस्टम के थ्रू बन रहा है कि हाँ भाई गवर्नमेंट के अंदर फ्री वाली पढ़ाई भी कर रहा है और प्राइवेट के अंदर करोड़ों के दे के पढ़ रहे हैं। अब आपने एक कॉलेज की फीस 2-2 करोड़ रुपए कर दी, 3-3 करोड़ रुपए। एक रेडियोलॉजी की सीट 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की बिक रही है। डर्मेटोलॉजी की सीट 3-3, 4-4 करोड़ की बिक रही है। मेडिसिन कैसी 4-4 करोड़ रुपया। साल की फीस 1 करोड़। हार्वर्ड की भी नहीं है इतनी, कैम्ब्रिज की भी नहीं है, ऑक्सफोर्ड की भी नहीं है, बट इंडिया में, और इंडिया के अंदर तो प्राइवेट के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो कुछ अलग पढ़ रहे हैं? फैसिलिटीज़ तो इंडिया के अंदर भी नहीं है। आप बताइए कि 20 प्रोफेसर्स के नाम लिस्ट में हैं और 4 आते नहीं हैं। ये तो गवर्नमेंट का भी हाथ है। एक इंस्टीट्यूशन है अपने साउथ के अंदर, एम्स की, मैंने उसको रेस किया था, ठीक है, उसका इशू उसकी तो बस बाउंड्री खींची थी, फैकल्टी तो छोड़िए, वहाँ पे स्टाफ भी नहीं था, वहाँ पे तो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके जो इंस्टीट्यूशन के एम्स के बच्चे थे वो किसी लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे। ये इंस्टीट्यूशन का ये इशू मैंने रेस किया था, वो गवर्नमेंट तक पहुँचा था। तो इंडिया के अंदर कौन सी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कौन सा हाल बहुत बड़ी है। फॉरेन के अंदर भी कोई ऐसा क्वालिटी चेक नहीं है। इंडिया के अंदर जो क्वालिटी चेक है वो पैसों से बिक जाता है, फॉरेन के अंदर कोई देखने वाले ही नहीं है। यहाँ पे तो पूरी की पूरी NMC बलती है, यहाँ तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के। अगर आपको लगता है, आप चेक कराइए ना कि बाहर की गलती हो रही है, आप उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कराइए। FMGs के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप हमारे इंडिया की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी होगी। डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को ख़त्म कीजिए। ये क्यों नहीं होगा? दो इनको यहाँ इंडिया के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 2-2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, बाहर वही काम 20 लाख में हो रहा है, तो वो लोग जा रहे हैं, फिर वो आके यहाँ पे आके क्लियर कर रहे हैं एग्जाम FMG का अपना, क्लियर लग के तभी वो यहाँ पे बैठ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही आके बैठ रहे हैं। डॉक्टर ध्रुव, मुझे बताइए, आप डॉक्टर्स की सुसाइड को लेकर बताइए, क्या कमी है हॉस्पिटल्स के अंदर? क्यों सुसाइड जो है उतने बढ़ते जा रहे हैं? सर, सोसाइटी के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है वो डॉक्टर से बहुत ज़्यादा है। एक डॉक्टर हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट सेटअप के अंदर हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स देखता है, ठीक है, उससे वो काम भी कराए जा रहे हैं जो कि उसके हैं ही, उससे स्टाफ का काम भी कराया, उससे क्लर्क का काम भी कराया जा रहा है, उसी को नर्स भी बनाया जा रहा है, उसी से कैनुलेशंस भी कराए जा रहे हैं, उसी से ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करवाया जा रहा है, कोई रिपोर्ट है तो भी उसी को लेंगे। और लोग बात करें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, डायरेक्टर आदि, हाँ, मैं प्राइवेट पे भी आऊँगा। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट एक मेजर, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे जो हेल्थ केयर की बात जब हम करते हैं, पहले हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, फिर हम प्राइवेट की तरह।
तो ये सारे जो काम हैं, ये जो स्टाफ का काम है, ये डॉक्टर से कराया जाए। रेजिडेंट डॉक्टर को आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखोगे तो वो क्लर्क, वो यू नो दिस इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, वो बेसिकली सारे काम कर रहा है, सारे काम तुसी वो करके ये ठीक है, सैम्पलिंग से लेके अब उसकी वजह से ये क्यों हो रहा है। अब ये सारे जो काम हैं ये उसके माइंड का प्रेशर डाल, और ऊपर से जो उसके सीनियर्स हैं वो उसको फोर्स कर रहे हैं, वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, तूने अभी तक ये काम नहीं किया, तूने वो नहीं किया, आज तू 4 घंटे और काम करेगा, आज तू 6 घंटे और काम करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है रूम पे जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है रेस्ट करने की, पहले ये पेशेंट का काम कर, पायलट पूरी कर, ऐसे ऐसे कर देता है। अगले दिन हो जाता है, फिर से उसकी ड्यूटी लग जाती है, फिर वो ऐसे करके पड़ता जाता है। उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने मेंटल हेल्थ के जो टोल टैक्स वो पे कर रहे हैं उसकी तरफ कभी देख। अब ये सब क्यों हो? जो काम और नतीजा ये भी निकलता है कि जब उससे या कोई गलती हो जाए, गलती ना भी हो, और हॉस्पिटल में अगर मरीज़ को कुछ हो जाए तो उसके बाद तो उसके रिलेटिव्स और उसके पेशेंट्स के जो दोस्त यार होते हैं वो तो अपना सारा गुस्सा या तो हॉस्पिटल के उसके शीशों के ऊपर या प्रॉफिट ऊपर निकाल। एब्सोल्युटली सर। तो ये क्यों हो रहा है? अगर किसी भी कोई ब्रांच है, सपोज हमने बात कर ली पीडियाट्रिक्स की, उसमें 4 रेसिडेंट डॉक्टर है एक इंस्टीट्यूशन में, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट है 10 की, आपने 4 पे 10 का लोड दे रखा, प्लस स्टाफ का लोड भी आपने 40 का लोग की बात भी 4 पे 10 का। ये तो मैं एक एग्जांपल आपको जस्ट कर रहा हूँ, आप 4-10 आप 400 का भी कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज जितना काम होता है और जितना दे दिया जाता है, अगर ये 36 घंटे की शिफ्ट लग रही है तो इसलिए नहीं लग रही क्योंकि यानी जनता ज़्यादा है, ऑपरेशन ज़्यादा है, या फिर पैसा कम खर्चा कर रहा है मेडिकल सर सीट्स की कमी है, हेल्थ केयर। सीट्स की कमी है। आप सोचिए कितने लोग हैं, तो 2.5 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबको सीट अच्छी। आप पीडियाट्रिक्स की सीटें बढ़ा दीजिए, आप सर्जरी की सीटें बढ़ा दीजिए, आप मेडिसिन की सीटें बढ़ा दीजिए, देखिए कितने लोग आते हैं लेने पे। आप कैसे कह सकते हैं डॉक्टरों की कमी है? डॉक्टरों की कमी नहीं है, कमी है आपके बजट की। आप सीधे सीधे ये नहीं बोलते हैं डॉक्टरों के ऊपर आप लोड दिलवा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बजट स्पेंड नहीं करना चाहते। आप ये कहना चाहते हैं कि जो कमी जो है वो इस समय स्टूडियो के सबसे ऊपर से है, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, जो हमारी लीडरशिप है, वो पैसा खर्च नहीं, जिसका खामियाजा जो है डॉक्टर्स को उनको सुसाइड करके करना पड़ा है। ज़रूर, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी ही बनती है बाद में, क्योंकि जो सीनियर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो अपने जूनियर पे डालते हैं, जो जूनियर होते हैं वो इस बात को झेल नहीं पाते, उनको कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड इट्स इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री। एंड इसी वजह से कोई अगर मान लो प्रेशर आपके ऊपर इतना ज़्यादा हो गया कि आप कल को छोड़ना चाहते हैं, मुझे नहीं करनी है, मेरे से नहीं हो पाई है डिग्री है, टॉक्सिसिटी में नहीं जीत पा रहा, सिर्फ ऑप्शन ही नहीं होता। और जब ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करेगा? सोचिए टॉप रैंक लाने के बाद देश की, वो पेशेंट टैग कर रहा है। अभी मेरे पास KGMU एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से किसी का मैसेज आया था एनोनिमसली, एंड उसने उससे कहा कि मैं रिग्रेट करता हूँ अपने डिसीजन को हर दिन। जब मैंने क्यों टॉप रैंक लाने के बाद इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन चूज़ करी, क्यों? क्योंकि उसके जो सीनियर्स हैं उसको प्रेशर डालते हैं, टॉक्सिसिटी करते हैं, ये कर वो कर वो कर, बैठने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, ये तो रेसिडेंट की हालत। तो डॉक्टर्स तो इंसान है ही नहीं, ट्रीट नहीं किया वो मशीन है। मशीन वो इंसान नहीं है, उसको मियाँ उसका कोई दिल नहीं है, उसकी अपनी कोई एस्पिरेशन नहीं है, उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ मशीन है। उसको यही देखा जाता है कि डॉक्टर है तो उसको काम करना है, डॉक्टर है तो उसको डेडिकेटली, उसको बेनिवोलेंटली उसको काम करना है, पेशेंट के लिए काम करो। सर इंडिया ने जो है AI को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। उन्होंने सोचा है कि डॉक्टर्स हमारे देश में AI से कम है क्या, उन्होंने मशीन की तरह ट्रीट करना शुरू कर कि चलो इनको मशीन की तरह ही ट्रीट करते हैं, हमारे से कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं रही, इनोवेशन तो हो नहीं है, तो इंसान जो अपने हैं उन्हीं को मशीन बना देते हैं। उन्होंने हमें ही मशीन बना दिया है, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्हीं को मशीन। दिस इज वेयर द एंटायर इशू अराइजेस। हेल्थ केयर जो है वो बाकी में हेल्थ केयर है या वो बिजनेस बन चुका है? सर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज हेल्थ केयर जो है वो एग्जिस्ट भी करता है और हेल्थ केयर का बिजनेस मॉडल वो ही एग्जिस्ट करता है, और आई थिंक दोनों गलत नहीं। बिजनेस मॉडल तब गलत है जब वो ह्यूमैनिटी के साथ केयर करो, जब वो कोई चीज़ जो 10 रुपये की मार्केट में बिकनी चाहिए उसको 400 रुपये का बेच रहा, जब वो किसी और ड्रग को मार्केट में ना आने दे रहा, जब वो किसी और हॉस्पिटल को बनने ना दे रहा, वो अपने जो ब्रांड है उसको ही पेटेंट किया जा रहा। तो जो बिजनेस मॉडल है इसका वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो यूनिवर्सल, लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से दुनिया की हर कंट्री में, हर कोने में। प्रॉब्लम से तभी आती है जब
वो जो बिजनेस मॉडल है और जो कॉमन पब्लिक है, सिटीजन्स है, उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने लगता है। जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं, they are sold for crores. There is a condition called muscular dystrophy. ठीक है, उसकी एक दवाई कई 16 करोड़ की करीब की भी जाती है, एक दवाई। ठीक है, एंड उसको आप आमतौर पे इंडिया में जब उसका जो बजट है उसको रेस करना होता है, तो फंड्स को रेस करने के लिए कीटो एंड ऑल जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके थ्रू कैंपेन्स करने, गवर्नमेंट कैंपेन्स करने पड़ते हैं, पब्लिक कैंपेन्स करने पड़ते हैं कि हमारे को ये बीमारी है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्राण बनाती है, दूसरे वो उसका पेटेंट नहीं दे। तो मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ों को अगर गवर्नमेंट खरीद और उसको पब्लिक में दे के, तो वो जो बीमारी है उसको कम किया जा सकता। उसका जो हेल्थ केयर बिजनेस मॉडल है उसको आप खरीदो, आप भी खरीदो, गवर्नमेंट भी तो खरीद सकती है। अभी जो एक कैंपेन चल रहा है HPV वैक्सीन, तो गवर्नमेंट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही। उसकी पहले कॉस्ट थी हज़ारों में एक सिंगल वैक्सीन की, अब उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पूरा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट। जैसे इंडिया के 50 साल पहले, 100 साल पहले पूरी बहुत ज़्यादा था, दवाइयाँ पिला पिला के, डोज पिला पिला के, ड्रॉप दे दे के हमने स्मॉल पॉक्स को भी दुनिया से ऐसे कर दिया, बहुत बुरा था। मुझे अपने जनरेशन का, मुझे अपने डिकेड्स का याद है, 60s में, 70s में, 80s में स्मॉल पॉक्स इतना ज़्यादा कॉमन था, हर एक के चिचक के दाग पूरे चेहरे पर बहुत बुरे हुआ करते थे। अब वो नहीं, कहीं मत दिख एरेडिकेशन हो गया। दैट इज़ व्हाट वैक्सीन्स डू, दे प्रिवेंट यू, एंड आई एम अ प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर ओनली, सो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी बेटर कि ये जो प्रिवेंशन है कितना नेसेसरी। और दो इसके अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने लगे लोग, यही जो अपने मैंने आपको बताया जो आजकल वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स बने होते हैं ये रील के थ्रू के, क्या ये जो वैक्सीन है ये कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रायल तो नहीं हम पे, ठीक है, क्या ये हम पे हमें ये ब्रेड्स की तरह तो नहीं देख रहे, गुआना पिक्स तो नहीं हम इनके दिन नेक्स्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ जब मार्केट में अच्छे इंटेंट से आती है उसको ख़राब करने का हर मलाई इंटेंशन लोग रखते हैं और बीच पाने के लिए एल्गोरिथम के थ्रू उसको स्प्रेड करते हैं। तो जो अच्छे मोटिव से की जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी सारी ऐसे अपेयर होती हैं जैसे कि वो बरन। तो मेरा मानना है कि उस हेल्थ केयर मॉडल को हम वो जो प्राइवेट है उससे अगर हम खरीदते और गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करे पब्लिक में, तो जैसे HPV वैक्सीन के केस में किया, तो हम इस देश की हेल्थ केयर को बहुत हद तक सुधार सकते। क्या आपको लगता है कि पेशेंट्स के, हॉस्पिटल के और डॉक्टर्स के बीच में दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही? एब्सोल्युटली सर, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब तो डर लगता है किसी भी केस में। अब इतने आपके, अगर आप अभी का स्टैट्स देखेंगे तो जो एक टाइम पे जो सर्जरी जो PG होती उसकी जो रैंक थी वो बिलो टॉप पे जाती थी, यानी कि टॉप 100 के अंदर मल्टीपल लोग सर्जरी उठा रहे होते हैं, बट अब वो नील लोग, ना के बराबर लोग उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डर लगता है डॉक्टर्स, उनको लगता है कि ये जो सर्जरी ब्रांच है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है, आप किसी की लाइफ से डायरेक्टली ऑन द डे सेम डे डील करते हैं। पेशेंट को कुछ भी होता है, डिस्पाइट कि हाँ द रियल डॉक्यूमेंटेशन है कि हो सकता है दिस इज व्हाट साइंस सेज, दिस इज व्हाट द पॉसिबिलिटी इज दैट, उसके बाद भी डॉक्टर को मारा जाता है, हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, लोग भीड़ आ जाती है, मोह नीची मोड़ने लगते हैं डॉक्टर की। ये तक हद होता है, हर पारों के सिक्योरिटी हमारे देश में है, गवर्नमेंट तो वैसे भी नहीं सुनेगी और पब्लिक में पब्लिक को अपना आक्रोश दिखा देगी डॉक्टर को करते, भाई उसने गलत किया है, आपको पता नहीं है, सब कुछ साइन है उसके बाद भी हो। ऐसी ब्रांचेज लोग देने से भी डरते हैं। तो इतना जो डिस्ट्रस्ट हो गया है वो डिस्ट्रस्ट पैराफत से हो रहा है, आगे द मेडिकल मिसइन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक फॉरवर्ड, मूवीज़, मीडिया, मतलब एक केस को ऐसा दिखाया गया। आप एक डॉक्टर ने 100 जानें बचाई, ये शायद कभी ज़िंदगी में नहीं देखोगे। देखिए, एक डॉक्टर से एक सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हो गई जो कि मेडिकल पॉसिबिलिटी है, तो आप उसको ऐसे शो करोगे डॉक्टर ने ली पेशेंट की जान। क्या किया, अभी एक कोविड के टाइम पे एक क्लेम वायरल हुआ था कि एक आगरा का हॉस्पिटल है, उसने मौसम्बी का जूस प्लेटलेट्स के नाम पे बिका है, प्लेटलेट्स और ये जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसका कलर ही ऐसा होता है कि वो लगता है कि मौसम्बी का जूस है, और आपने उसको क्लेम को मार्केट में बिक दिया कि डॉक्टर ये ऐसे कमाई कर रहे हैं मौसम्बी का जूस बेच कर। मतलब इस लेवल तक मिस्टर स्टेट कर दिया गया है। मूवीज़ बन रही है, एक मूवी थी गब्बर करके, गब्बर फिर जो उसकी थी अक्षय कुमार की मूवी, उसके अंदर डॉक्टर्स को विलन दिखा दिया कि डॉक्टर तो है वो वेंटिलेटर पे रख के मार रहे हैं। अरे वेंटिलेटर पे रख के, एक बात बताइए सर, वेंटिलेटर जो है उससे जो है मतलब
अगर एज लॉन्ग एज योर हार्ट इज बीटिंग, वो तब तक उसमें रूलिंग दिखाए, जब तक आपका जो लंग्स हैं वो एक्टिव है वो दिखाएगा, ठीक है। आप ब्रेन डेड हो सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपके अदर फंक्शन है तो वो दिखाएगा। खानों से तब तक रखना होगा, मूवमेंट वो बॉडी नहीं करी। आप कोई पेशेंट अटेंड देख रहे थे, अरे भाई बॉडी में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, वो तो बस मॉनिटर ऑन कर दिखा, यानी कि कुछ बराबर है। यही चीज़ मूवी के अंदर दिखा दी, अभी मूवी से लाखों शेयर्स हुए, अब भी स्ट्रेस पैदा हो गए। मैंने कि वेंटिलेटर है, दिन का 50,000 का खर्चा, 50,000 का खर्चा तो बढ़ेगा ही। मशीन की कॉस्ट कितनी है, गवर्नमेंट फ्री में नहीं दे रही है किसी भी तालीम इंस्टीट्यूशन को। वो बुक खरीदना है, करोड़ों की लाखों की मशीनें हैं, वो उसको चलाना, उसको ऑपरेट करना, जो आईसीयू स्टाफ है वो सब कॉस्टली है। इन दुनिया को कम कैसे किया जा सकता है? ये ऑनेस्टी जो डिस्ट्रस्ट जो है कि डिस्ट्रस्ट को ट्रस्ट पे कैसे बदला जाए, ये ऑनेस्टी कैसे पैदा हो, कैसे आएगी? अब अगर हम मुझसे अनुमान से रखते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर ध्रुव बाबा आप मुझसे बात करते हैं, मैं 62 का होने वाला हूँ 2 महीने के अंदर। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ मुश्किलें नहीं हैं, एजिंग प्रॉब्लम होती है। मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी भी है, सब कनाडा के अंदर। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग ऑफ बिजनेस कोर्स में रन करता हूँ। और कई बार मैं भी डॉक्टर बनता हूँ, मैं सिर्फ कहूँ मैं भी डॉक्टर बनता हूँ। मैं किस चीज़ का डॉक्टर बनता हूँ? मैं एक चीज़ का, मैं हमेशा उनको कहता हूँ जाके एआई से पूछो। मैं कभी भी किस चीज़ का इलाज मैं खुद नहीं देता, मैं हर बात पर मैं एआई को कंसल्ट करता हूँ, हर बात पर। आने वाले फ्यूचर टाइम में सर ये होगा कि डॉक्टर्स यूजिंग एआई विल रिप्लेस द डॉक्टर्स नॉट यूजिंग एआई। अब जो एआई के एल्गोरिथम्स बन रहे हैं, जो भी एआई की मशीन्स बन रही है, हमें बनाने वाला कौन है? डॉक्टर। द डॉक्टर्स आर नाउ गोइंग इनटू द एआई फील्ड। दे आर द वंस, आई नो मैनी सीनियर्स ऑफ माइंड हु आर वर्किंग इन द एआई। जो भी वो डाटा डाल रहे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन एआई के पास जा रही है, वो आ कहाँ से? हाँ, तो डॉक्टरों से भी। तो वो जो मॉडल्स बन रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्टर्स ही बन रहे हैं। और बीमारी की एक खासियत सारी होती है किसी की इलनेस की, तो वो कभी एक सी नहीं रहती। एआई तो उसी डाटा को सपोर्ट करेगा ना जो उस पर किसी प्रीवियस डॉक्टर ने डाला, यानी कि जो इस जनरेशन के डॉक्टर ने डाला, वो आने वाले नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब कोई न्यू वायरस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हर दिन हज़ारों म्यूटेशंस होती है, कितनों को पकड़ लोगा, वो तो एआई नहीं पकड़ पाएगा, उसको तो डॉक्टर भी पकड़ पाएगा क्योंकि वो देख रहा होगा उन केसेस। और जब वो डाटा डालेगा एआई पे, तो एआई रिकॉर्ड कर पाएगा उस डाटा। तभी उसको रिकॉर्ड कहाँ से आना है? पूरे वर्ल्ड से उसके पास क्या है, के पास पूरे वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन डेटा आ रहा है, डेटा पे डेटा आ रहा है। और कहते हैं कि हर कुछ दिनों के अंदर, कुछ एक सालों में नहीं, कुछ एक महीनों में नहीं, हर एक कुछ एक दिनों के अंदर एआई जो अपने आप को डबल कर लेता है इंफॉर्मेशन में और एजुकेशन में। उसके बाद नॉलेज हर कुछ एक दिनों की डबल से डबल होती जाएगी, क्योंकि ह्यूमंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है पूरे लाइफ टाइम के अंदर कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो रख सकें। सर, रशिया के अंदर जो कॉमन डिजीज़ है वहाँ की लोकल है, या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ में है, या फिर जो कनाडा की जो कॉमन है, ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में भी कॉमन है, या फिर जो इंडिया में स्प्रेड हो रही है एपिडेमिक, वो ज़रूरी नहीं किसी और कंट्री में स्प्रेड है। वर्ल्ड का डाटा डिफरेंट हो सकता है, लोकलाइज डाटा डिफरेंट हो सकता है, स्टेट वाइज डाटा डिफरेंस हो सकता है। एनीवेज दिस इज़ हैपनिंग एंड एआई कैन रिपोर्ट, ठीक है मैं मानता हूँ। लेकिन सर द पॉइंट इज़ दैट कि मैं मानता हूँ कि एआई जो है वो नंबर को रिड्यूस करे, इट कैन नॉट रिप्लेस द डॉक्टर। हाउ इट इज पैथोलॉजी में पहले सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, पहले ब्लड के सैम्पलिंग जो थी मैनुअली की जाती माइक्रोस्कोप के पास, वो भी एक मशीन। जब टेक्नोलॉजी आई तो मशीन्स ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया माइक्रोस्कोप्स, बट पैथोलॉजिस्ट को रिप्लेस नहीं करा। पैथोलॉजिस्ट तब उन मशीन्स को चलाए, पहले माइक्रोस्कोप्स को चला रहे थे। फ़र्क क्या हुआ कि जो जहाँ पे 4 पैथोलॉजिस्ट का काम था, अब वो 2 का आने वाले टाइम में वो शायद 1 का हो जाएगा। देन अगेन द कॉम्पिटिशन विल कम कि दोज वर यूजिंग एआई विद दोज डॉक्टर्स वर नॉट यूजिंग, यानी कि जो पुराना जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स हैं, ट्रेडिशनल वाला पार्ट है, सबको रिप्लेस कर नहीं सकता। देयर इज a possibility and this is definitely going to happen, but number will reduce, doctors will not be, कि वो डॉक्टर्स खत्म नहीं हो, क्योंकि इवेंचुअली एआई को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर्स की ही जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे पब्लिक को कि क्या उनको एआई को यूज़ करना चाहिए फॉर एवरीडे प्रॉब्लम्स? सर, अगर हम सब इसे जस्ट लाइक के एक बंदे को वेद दे दिया, हमने वेदा की किताब दे दी, ठीक है, ऋग वेदा दे दिया, कोई भी वेद जो हमारे एक थे, क्या वो पढ़ लेता? उसको पढ़
हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज पढ़ने, संस्कृत की सब एक बुक ले ली, उसने हिंदी पढ़ने आती है, उसने संस्कृत भी पढ़ ली, उसने क्लास में पढ़, वो किताब को पढ़ तो लेगा, लेकिन क्या वो समझ लेगा उसको उस लेवल से जिस लेवल से वो जो बंदा 10 साल पढ़ाई करके आया है उसको समझे? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। द पॉइंट हियर इज़ दैट कि आप रीड कर लोगी, आप उसको एक HbA1c से, आपने सुन लिया कि HbA1c होता है एवरेज शुगर, क्या हो उसका 3 मंथ का, वो एक अलग टॉप। आपने HbA1c से, आप उसको हाउ यू गोइंग टू ट्रीट, दवाइयाँ तो यही अभी उस तरीके से नहीं लिख सकता, आपकी पूरी क्लिनिकल डायग्नोसिस उस तरीके से नहीं कर सकता, आपको सिस्टमिक एग्जामिनेशन उस तरीके से नहीं कर सकता, क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, आपके सारे जो फीचर्स हैं वो तो नहीं देख सकता, वो सारा तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर ही करे। तो डॉक्टर जब तक वो सब कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देन वो प्रोविजनल डायग्नोसिस को रूल आउट कर, आप अपनी नॉलेज से सिर्फ सिम्टम बता सकते हो, जो रियल डॉक्टर है वो साइन बताते हैं, एंड साइन के बेसिस पे बीमारी बनती, सिम्टम्स के बेसिस पे, और साइन को कंबाइन जब तक हम ना कर दे तब तक हम किसी भी डायग्नोसिस को नहीं पहुँचते, तब हम प्रोविजनल डायग्नोसिस रखते हैं। तो जो आप बनाओगे, एक जो नॉर्मल कॉमन सिटीजन बनाएगा वो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाएगा, और प्रोविजनल डायग्नोसिस का अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो आप पॉजिटिव आर्थराइटिस से आर्थराइटिस को और आर्थराइटिस और रिमेटाइड आर्थराइटिस को कंफ्यूज कर सकते हो, और उसमें जब आप ट्रीटमेंट होगी तो वो और भी टन, क्योंकि जो तो आप ये कहना चाहते हैं कि AI शुड नॉट बी कंसल्टेड? AI should be considered for general knowledge, not for treatment. क्योंकि AI से जो ट्रीटमेंट आजकल कर रहे हैं लोग, नॉलेज लेना इज़ गुड, ठीक है, यू कैन आस्क योर सिम्टम्स एंड ऑल, एक आइडिया मिल जाता है ना, उसको गलत नहीं मानता, बट उस पर ट्रीटमेंट के लिए रिलाई करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो एक दवाई है वो आपके बॉडी के पूरे मैकेनिज्म को हिला के रख सकती है। तो ये जो इस समय स्प्रेड हो रहा है कि आने वाले टाइम में डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो है, डॉक्टर CA लॉयर्स, मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो मेरा भी प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन, कहते हैं कि AI के काल से हम सब के सब जो है फ़र्क आएगा, और वो साफ सी बात है जो आपने भी कहा कि वो इंसान जो AI को यूज़ करेगा विल बी एबल टू सर्वाइव, और जो यूज़ नहीं करेगा he'll be obsolete. प्लस दोज हु अंडरस्टैंड AI, ठीक है, यानी कि दोज हु अंडरस्टैंड द मेडिकल एस्पेक्ट, ठीक है, ओनली कैन अंडरस्टैंड द मेडिकल एस्पेक्ट रिटन इन द AI। डॉक्टर ध्रुव, डॉक्टर्स के ऊपर कोर्ट के केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? सर इसके पीछे भी वही कारण है, द लैक ऑफ ट्रस्ट दैट द पेशेंट्स हैव विद द डॉक्टर्स। बट व्हाई दिस इज कमिंग? Again, the reason is misinformation that is spreading faster than a virus. There is a thing called idiot syndrome, sir. Idiot syndrome. अरे सर, ये क्या idiot? It's a very interesting syndrome. It's actually written in the books and there's articles on it. I'm not making it up. Idiot syndrome के अंदर क्या होता है सर? It's I for internet, D for derived, I for information, O for obstruction, T for treatment. Internet derived इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कि सारा इंफॉर्मेशन जो है गूगल से या फिर AI से लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके उनको कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर साहब सेफ्ट्रिऑक्सन 3rd जनरेशन की नहीं 2nd जनरेशन की देनी चाहिए दवाई, जो यहाँ पे हमें एंटीबायोटिक को अगर हम छोड़ के ये एक बार ट्रायल ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। व्हाट दे डू, दे ट्राई टू मैनिपुलेट देयर ओन डॉक्टर, सेइंग कि भाई मैंने तो ये पढ़ा हुआ है डॉक्टर साहब, मुझे ये सही नहीं लग रहा। वो एक ऐसा क्वेश्चन मार्क पहले से लेके जाते हैं कि वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ज़्यादा अपना पढ़ा हुआ ट्रीटमेंट को विश्वास रखते हैं। अब ये जो डिस्ट्रस्ट है ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि डॉक्टर जो होता है फिर वो फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि ठीक है तुम्हें ये लेना, तुम ये दे, क्योंकि एक हमारे में ये भी प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो रेजिस्ट कर रहा है भाई हमें तो ये कराना है अपना, हमें तो ये टेस्ट कराना है, तो हम कहते हैं तुम्हें करवाना है अपने इंडिविजुअलिटी हम नहीं दे रहे, तुम्हें कराना है करा लो, ठीक है। ऐसा ही होता है कि वो ट्रीटमेंट को बार बार कहता है नहीं डॉक्टर साहब हमें ये वाला दवाई देगा, हमें यही वाला कराना है, तो डॉक्टर जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या तो वो कहता है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं मैं ऐसे करूँगा ही, या तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कहते हैं ठीक है तुम्हें ही कराना है तो तुम ये ले। तो ये एक इडियट सिंड्रोम है जो कि एक वायरस की तरह स्प्रेड हुआ है। अब इसका रूट कॉज क्या है? मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, वही जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, वही जो फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। आप ये कर लीजिए जी, आप ये जड़ी बूटी खा लीजिए जी, आप ठीक हो जाएंगे, आप ये
ये पहाड़ों पे ये वाली जड़ी बूटी मिलती है, पता चल इससे दर्द कम हो जाता है, पता चल रहा है वो गांजा खा के आ रहा है वहाँ पे आके, कोई उससे भी कम होता है दर्द। तो ठीक हो, तो ऐसे करके बेवकूफ़ बनाते थे। आप ये यहाँ पे रोड पे बंगाली बाबा बैठते हैं, आप इनसे ले लीजिए दवाई, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, कैंसर आपका 6 महीने में जी खत्म हो जाएगा। टर्मेरिक का पेस्ट बना के पी लीजिए, लेमन वाटर का पे वो इसमें डाल के मिक्स करके पी लीजिए। ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन इतनी स्प्रेड हो जाती है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो तो कहते हैं सर हमने तो ये पढ़ा, देखिए ऐसे भी ट्रीटमेंट होता है क्या सर? हम कुछ कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं सर हमें तो लगता है होता है, ये देखिए इसमें वीडियो में बोल रहा है। अगर इसी ढंग से मिसट्रस्ट बढ़ता गया, इसी ढंग से लोगों के अंदर ये अंधविश्वास बढ़ते गए, और जो भी आ रहा है फेक मेडिकल इन्फ्लुएंसर जो है आकर के अपना इन्फ्लुएंस दिखा करके लोगों के साथ के उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ कर सकता है, तो आखिर कौन कंट्रोल करेगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी, मेरी, किसकी? ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं कर रहे हैं, ये जो देसी लोग होते हैं ना कि देसी टोटके देसी उपाय, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन है जो हमारे पास ऑलरेडी लॉ है। मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना इट्सेल्फ अगेंस्ट द लॉ। आप किसी के शरीर, आप किसी के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप किसी को फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स को लेकर आता था कहना, हमारे देश में कहते हैं एंटीबायोटिक जो बहुत ज़्यादा यूज। मैं आपको अपना एक वो बताता हूँ। मैं दिल्ली में था और मुझे मैं डॉक्टर के पास गया, पूरे अपना एंटीबायोटिक मुझे दिया कि 5 दिन का कोर्स आपने करना। एंटीबायोटिक किया मैंने, 5 दिन का कोर्स किया, लेकिन मैं तभी ठीक नहीं हुआ और इनसे लिबले करने का पड़ा तभी। और लेंथ तब किया दिसंबर के तक, जब वहाँ पर -16 का वहाँ पर हुआ था, टेम्परेचर था वहाँ पर -16 था, नेगेटिव में था, और मैं चला गया था अना फेस्ट, वहाँ पर फेस्ट चल रहा था, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कोल्ड था, और फेस्ट के अंदर मैं वहाँ पर रहा करीब 1-1.5 घंटा बाहर -16 के अंदर, और मुझे बहुत गंदे वाला कोल्ड हुआ। और उसके बाद मैं घर पे आया, 1-2 दिन 3 दिन रहे मैं। अब स्प्रिंग विद माय इंडियन डॉक्टर, तो वैसे है नहीं, लेकिन आई केम टू नो कि एक विजिट जो है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मेरे पास कार्ड नहीं है, तो आई वुड हैव टू कप आउट 15,000 रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़, 15,000 रुपये की मुझे एक विजिट करेगी। तो मैं दिल्ली के डॉक्टर से बात करता रहा 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक। मैं अपने साथ में सारी दवाइयाँ लेके गया था, सारी की सारी, एंड कफ सिरप्स लेके गया था मैं। 6ठे दिन आ करके आई सेड ओके आई स्पेंड 15,000 रुपीज़। मैं ठीक नहीं हो रहा था, 20 दिन के लिए गया था, 6 दिन गुजर चुके थे, बाकी आई एम सॉरी 14 दिन के लिए मैं गया था, 6 दिन गुजर चुके थे। तो मैंने डिसाइड किया कि आप 15,000 रुपये खर्चता हूँ मैं, अगवा पनीर छोड़ दे, बनिया पनीर छोड़ दे, 4 डॉक्टर के नाइस। मैं डॉक्टर के पास गया, उस क्लिनिक में मुझे करीब 1.5-2 घंटे लगे। पूरा प्रोसीजर उन लोगों ने फॉलो किया। डॉक्टर के आने से पहले द डॉक्टर सॉ मी, बट उससे पहले इन लोगों ने एक एक चीज़ करी कि टेबल पर सही कराए, सब किस बात के लिए? कोल्ड के लिए। दे टुक द सिग्नेचर, दे वेंट थ्रू ऑल द प्रोटोकॉल्स। उसके बाद डॉक्टर आई, आफ्टर टेकिंग 15,000 रुपीज़, 15,000 लेने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद डायग्नोज क्या निकला? 2 चीज़ें, रेस्ट कीजिए, पानी कीजिए। अगर आप मैंने बाहर निकला, मैं सेड टू माय वाइफ आई एम इन अ रॉन्ग कंट्री। मुझे क्या डायग्नोज किया? इसने कोई मेडिसिन नहीं दी, शी डिड नॉट गिव मी मेडिसिन, एंड आई फॉरगॉट टेलिंग यू द लेडी वाज अ सिक। वो लड़की जो थी वो खुद इंडियन थी। मैंने कहा कि मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ, 15,000 रुपये दे करके। व्हाट शी हैज़ एडवाइस मी कि पानी लेना और तुम्हें रेस्ट करना, दैट्स ऑल, नो एंटीबायोटिक, नो मेडिसिन, कुछ नहीं दिया। मैंने 2 बार पूछा उससे, डॉक्टर से एनी मेडिसिन? शी सेड रेस्ट एंड वाटर, दैट्स ऑल यू हैव टू टेक। मैं हम लोग लुक रहे, हम लोग बैठे हुए थे। आई वॉज वेटिंग फॉर माई सन टू कम टू टेक मी होम, और इतने मेरा नेका जब तक आता तब तक 5 मिनट लग गए। देन आई सॉ बिग पोस्टर ऑन द वॉल ऑफ दैट क्लिनिक। उस पोस्टर में लिखा हुआ था, नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन और एंटीबायोटिक कैन क्योर योर कोल्ड। ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज और फिर उसके बाद आई हैव द ट्रस्ट ऑफ गोइंग बैक, आई हैड अ ट्रस्ट ऑन द डॉक्टर, आई वेंट बैक, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 days आई डिड नॉट टेक एनी मेडिसिन। आई डक ऑल दोज medicine which I had taken from Delhi, and I did not call my Indian doctor. And it was 11 o'clock when I went to the doctor in the morning.
आई केम बैक अराउंड 3 o'clock. अगले दिन की शाम तक आई वाज perfectly okay. Perfectly okay. I did not take antibiotic. I did not take any medicine, and I could feel after 7-8 hours that I was recuperating. क्या कहना चाहोगे इस पे? आई टेल यू वन थिंग, हिट है। पहली बात तो एंटीबायोटिक्स को लेके मैं एक मिथ प्ले करना चाहता हूँ। एंटीबायोटिक्स जो है क्यों इतनी दी जाती है इंडिया के अंदर? नहीं दी जाती पूरे वर्ल्ड के अंदर। चेकड अप सिंस देन, ये 2 साल पहले की बात है। मैंने अमेरिका में, कनाडा में, आई हेल्प माई स्टूडेंट्स। आई बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 26 years। मेरे स्टूडेंट जो है बड़े बड़े हो चुके हैं, सब के सब पूरे इंडिया के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो चुके हैं। सो आई स्पोक विद देम, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम हु आर इन स्टिल कनेक्शन। उन 1000 में से कुछ एक लोग हैं जो इंडिया के बाहर गए, 50, 60, 70, 80 जो हैं जो मेरे कनेक्शन में है। एंड आई स्पोक विद देम, ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव गॉन इनटू मेडिकल लाइन, वो होंगे 10, 12, 15 तो अभी भी होंगे। आई स्पोक विद ऑल ऑफ देम एंड दे ऑल सेड अमेरिका में, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क के, ये न्यूजीलैंड के अंदर कहीं पर भी एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इंडिया में। सो भी सर, एंटीबायोटिक जो है वो वायरस को ट्रीट ही नहीं करती। किसी भी टाइप का वायरस, कोल्ड इज़ अ वायरस, ठीक है, या कोई यूज़ करता है एंटीबायोटिक्स सर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये होती है, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। कोई भी वायरस एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होता। हमारे इंडिया के अंदर कोल्ड से लेकर कुछ भी लॉन्ग टर्म अगर स्नीज भी होने लगती है तो यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन एसिड देते हैं, जैसे कैंडी क्रश। क्यों देते हैं? क्यों ये सर ये पहले तो चलता ही था। हमारे इंडिया में तो वैसे भी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, कुछ भी लोग खा लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम ट्रीटमेंट कैसे, खांसी, एक छाती का मेरा इन्फेक्शन ना, ये दवाई मैंने खाई थी ये दवाई, तो अच्छा ये कहते क्या हम भी खा लेते, डॉक्टर का हमारा 500 रुपये बचा, चलो उन्होंने भी खा दी। अच्छा जी, अरे हमारा भी ठीक हो गया जी, अरे हमारा, हमने क्या, आपने क्या कहा था? सुना कभी भी उनको कोई कोल्ड स्नीज हो रहा है, अरे उसी दवाई से खा लो ना, उससे बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। हमारा तो 2 दिन में हो गया था जी। 2 दिन खाई उन्होंने। पहली बात तो एंटीबायोटिक का कोर्स कभी बीच में नहीं छोड़ते। आप इसकी बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक मिसयूज़ का, मैं कह रहा हूँ एंटीबायोटिक मिसयूज़ इतनी बुरी तरीके से हो रहा है कि इंडिया, वर्ल्ड तो ऑलरेडी हो ही रहा है, लेकिन इंडिया इज़ वन ऑफ दैट कंट्री जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? आज के टाइम में अगर आपको कोई बीमारी हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, और आप उसकी कल्चर सेंसिटिविटी, आप उसका ब्लड कल्चर करा रहे हैं या फिर आप उसका जो ड्रग सेंसिटिविटी करा रहे हैं, पता चल रहा है कि कोई भी ड्रग्स नॉर्मल इन्फेक्शन पे, किसी भी एक नॉर्मल एक निमोनिया के इन्फेक्शन पे या नॉर्मल उस पर काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है जी? क्योंकि भाई जो वायरसेस थे, जो बैक्टीरियाज थे, वो तो ससेप्टेबल हो गए पहले से। उनको तो पता चल गया कि भाई यही बार बार एंटीबायोटिक आ रही है, तो बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर लेती है, तो वो आदत हो जाती है। अब वो उन वायरस जो है वो म्यूटेशन कर लेते हैं अपनी, वो जो बैक्टीरियाज हैं वो म्यूटेशन अपनी हो जाती है उनकी अपने अंदर, तो वो हम आप कितनी भी एंटीबायोटिक देते हैं उस पर असर नहीं करेगी, बेसिकली रेजिस्टेंट हो गए। ये मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स जो है इतनी ज़्यादा ये क्योंकि कोविड के क्यों करवाई जाती हैं? मैं तो और ये कोविड के बाद से नहीं है, पिछले 50 साल से है। हो रहा है, कोविड के बाद से ये बहुत इंक्रीज हुआ है, इसका नाम है बहुत ही हैवी नंबर। क्यों इसके ऊपर स्टॉप के तब क्यों? अब मेरे से आपके रेंडपती की एंटीबायोटिक हर बात के लिए नहीं होती। बाहर हर एंटीबायोटिक जो हमको कमज़ोर करिए, मेरे ख्याल से किडनीज पर अटैक करती है। ये अटैक्स मतलब बेसिकली वो आपका पूरे इम्यून सिस्टम की अटैक करती है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो उसको, कोई भी चीज़, कोई भी ड्रग जो है वो इट्स नॉट राइट। ज़्यादा नहीं लेने ही नहीं चाहिए जब तक आपके पास जरूरत ना हो। और बहुत सारी डिसीज ऐसी है जो मैंने सुना है, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो मैंने तो यही सुना है कि बहुत सारी चीज़ों पर जोर ही नहीं है। एब्सोल्युटली, देखिए डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आई टेल यू, सी डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ क्या है, यहाँ आप देखिए ये सेल्फ प्रिस्क्राइब जो कर रहे हैं अपने आप को, और सेल्फ प्रिस्क्राइब के साथ में जो गली में बैठा हुआ वो एक क्वैक है, क्योंकि अपने आप को डॉक्टर आ गया, अपने नाम के नाम लेते, तो डॉक्टर है ही नहीं। वो स्टेरॉइड्स दे रहा है, वो एंटीबायोटिक्स दे रहा है। जैसे हम डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स इसको क्यों प्रिस्क्राइब कर? डॉक्टर्स, अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक्स, इसमें आपको बताया कि मुझे मेरे डॉक्टर ने ही हैव बीन एडवाइजिंग मी ऑल द दोस्तों में एंटीबायोटिक। सर ऐसा होता है कि इट वेरीज, द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर्स वेरीज। लाइक किसी डॉक्टर के लिए आपके सिम्टम्स, वेरीज की बात जो आई सॉ द पोस्टर ऑन द वॉल ऑफ दैट क्लिनिक in Toronto, which read clearly, no amount of antibiotic can ever cure your cold. I have yet or forgotten, no amount of antibiotic can cure your एक्चुअली क्या होता है सर, कभी कभी कोल्ड के जो सिम्टम्स हैं को
उसके साथ साथ अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हमारे चेस्ट में या हमारी बॉडी के अंदर लाई करते हैं। हमेशा जो इंटेंशन होता है एंटीबायोटिक का वो इसलिए नहीं होता कि हमें वायरस से डील करना है, बल्कि इसलिए होता है कि जो वायरस की वजह से इम्यूनिटी आपकी सप्रेस हो रही है उसकी वजह से जो बैक्टीरियल कॉम्पोजिशन बन रही है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। अब उसको अगर हम स्लो डाउन करते हैं तो हम अपॉर्चुनिस्टिकली जो वायरस की जो ग्रोथ है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में ला सकते हैं। वायरस को ट्रीट नहीं करते हैं उससे, हम बल्कि जो बाकी जो इम्यूनिटी वीक हो रही है, जो बाकी जो उसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो बढ़ने के चांसेस हम उसको सप्रेस करते। इट इज़ जस्ट लाइक सर कि किसी को HIV हुआ, कोई HIV से नहीं मरता, मरते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से, फंगल ग्रोथ होने लग गई, कोई नॉर्मल वूंड भी हुआ वो भी ट्रीट नहीं हो रहा, हीलिंग प्रोसेस ढीला हो गया, इम्यून सिस्टम ढीला हो गया, वो और बीमारी की वजह से मरता है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया क्योंकि इम्यूनिटी वीक थी। HIV इज़ नॉट किलिंग बट द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो ऑलरेडी थे अंदर, फंगल इन्फेक्शन अभी भी आपकी बॉडी में है, मेरी बॉडी में, हर जगह पे है, इम्यूनिटी है, इससे बचो। अब लास्ट में आप मेरे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? एनी 2 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू कन्वे टू देम? 2 messages. तो द बिगेस्ट मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव इज़ प्लीज़, एक बहुत बड़ा वायरस है जो कि इस पूरी सोसाइटी के अंदर स्प्रेड हो रखी, दैट इज़ द मेडिकल मिसइन्फॉर्मेशन वायरस। ये वायरस से बचने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों के। कोई भी दवाई आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, फेसबुक फॉरवर्ड, सोशल मीडिया फॉरवर्ड या आपके सोसाइटी की आंटी अंकल चाचा के बताए हुए ट्रीटमेंट से ना लें। ओके, आप जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, दैट इज़ वेरी गुड, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इन्फॉर्मेशन दी रही है आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, आप उसको समझ नहीं सकते। समझने के लिए जो वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़, आपको एक डॉक्टर के पास ही ना है, तो आप उनके पास जाइए। इससे आप अपना ही नहीं, आप सोसाइटी का भी भला करते होंगे, क्योंकि आपके थ्रू जो चैनलाइज होने वाली बीमारियां हैं वो रुक जाएंगी। सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी ऐसी बीमारियां बन चुकी हैं जो इसलिए नहीं बनी है क्योंकि वो बीमारी है, बल्कि इसलिए बनी है क्योंकि उसको चैनलाइज मिस इन्फॉर्मेशन से करा जा रहा है, जिसमें से एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। आज कोई भी एंटीबायोटिक एक नॉर्मल इन्फेक्शन पे ढंग से काम नहीं कर पा रही है। आप कहते हो आपने अजीब ये मेडिसिन ले लीजिए, वो ले लीजिए, काम नहीं कर रहा 5 दिन से, वो इसलिए ही नहीं काम कर, क्योंकि वो शरीर जो है वो इम्यून हो चुके हैं उन वायरसेस से। आंटी के ऊपर विश्वास मत करो, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर विश्वास मत करो, और साथ में जो AI है उसको डिकोड करना सीखो। अगर आप डिकोड नहीं कर सकते हो तो AI के ऊपर पूरा विश्वास मत करो। थैंक यू सो वेरी मच, आप यहाँ पर आए, इतना टाइम निकाल करके, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।